नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही 85 तक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको आरक्षण पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि आरक्षण का मूल भाव होता है अपने अधिकारों का रक्षण करना और जिसका उद्देश्य होता है अवसर, प्रतिनिधित्व और प्रगति को प्रदान करना। आज आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो आरक्षण के विरोध में तर्क करते हैं, मैं उनका स्टेप बाय स्टेप जवाब दूंगा। वो आरक्षण के बारे में कई तर्क करते हैं, तो कई तर्क करते हैं, इसलिए मैंने सभी तर्क को लिखा है और पॉइंट वाइज सभी तर्क के जवाब को दूंगा कि उनका तर्क कितना सही है और कितना गलत है। वो आरक्षण के विरोध में लोग क्या क्या कहते हैं, मैं उन सभी पॉइंट को पहले आपको सुनाता हूं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सभी तर्क के जवाब को मैं देता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है, उनका कहना होता है कि आरक्षण का आधार गरीबी होना चाहिए। दूसरा उनका पॉइंट होता है कि आरक्षण से अयोग्य लोग पैदा होते हैं। तीसरा उनका पॉइंट होता है कि आरक्षण से जातिवाद जिंदा है। चौथा पॉइंट होता है कि आरक्षण से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। पांचवा पॉइंट होता है, उनका कहना होता है कि आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था। और छठा पॉइंट होता है, उनका कहना है कि आरक्षण जो है सवर्ण जातियों के लिए वर्तमान समय में एक दंड के समान है। तो मैं इन सब छठों तर्क का सही जवाब दूंगा कि क्या इनका कहना तर्क संगत है या नहीं। तो सबसे पहले मैं पहला पॉइंट बताता हूं कि क्या आरक्षण का आधार गरीबी होना चाहिए या नहीं। बिल्कुल आरक्षण का आधार गरीबी नहीं होना चाहिए। आरक्षण कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं है। गरीबी को हटाने के लिए सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। 1 अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा रही हैं और साथ ही साथ कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे लोगों में आर्थिक सुधार हो सके। और अगर आरक्षण गरीबी हटाओ योजना है तो राशन कार्ड में जो लाल कार्ड, पीला कार्ड मिलता है, ये किस प्रकार का कार्ड है, ये किस प्रकार की योजना है। और दूसरी बात करें तो गरीबी को हटाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही हैं और सरकार चाहे तो बड़े से बड़ा कदम उठा सकती है ताकि गरीबी मिट जाए। अगर मान लीजिए कि आरक्षण का आधार गरीबी होना चाहिए तो मैं इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेकिन क्या कोई संविधान बनने से पहले, जब संविधान बन रहा था, उस वक्त जो है किसी के पास धन कम थे, किसी के पास धरती बहुत थी, और इस समय भी धन किसी के पास बहुत ज़्यादा है और किसी के पास कुछ भी नहीं है, किसी के पास खाने के लिए नहीं, किसी के पास लुटाने के लिए है। तो अगर आरक्षण का आधार गरीबी होना चाहिए तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि सभी में समान रूप से धन और धरती को बांट दिया जाए? जैसे किसी के पास जो है सैकड़ों बीघे खेत हैं, किसी के पास 1-2 बीघे खेत हैं, तो सभी को समान रूप से, ना किसी के पास ज़्यादा धरती रहे ना किसी के पास कम धरती रहे, सभी को समान रूप से धरती को बांट दिया जाए और सभी को समान रूप से बैंक बैलेंस कर दिया जाए। उसके बाद यह कहना सार्थक होगा कि आरक्षण का आधार गरीबी होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आरक्षण का आधार गरीबी होना चाहिए तो सबसे पहले आपको यह कहना चाहिए कि सभी को समान रूप से धन और धरती बांट देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बिल्कुल जाहिर है कि आप की मानसिकता एक प्रकार से जातवादी है। तो दूसरा पॉइंट है कि आपका कहना होता है कि आरक्षण से अयोग्य लोग आते हैं, तो यह तर्क संगत भी बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कोई 60 अंक पाता है, कोई 65 अंक पाता है। 65 अंक वाला सेलेक्ट नहीं होता है लेकिन 60 अंक वाला हो जाता है। आपके कहने का यही मतलब होता है। अगर 60 अंक वाला सेलेक्ट हो जाता है, 65 अंक वाला सेलेक्ट नहीं होता है, तो इस बात को मैं एक उदाहरण से समझा सकता हूं कि 2 बच्चे हैं, एक बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, दूसरा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। एक बच्चा के माता पिता पढ़े लिखे हैं, दूसरे बच्चे के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं। एक बच्चे के पास हर एक प्रकार की सुविधा है, एक बच्चे के पास किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। एक बच्चा जो है पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं होता है उसको, और एक बच्चा है पढ़ाई के अलावा भी उसके पास 10 काम होते हैं। तो दोनों के अंकों की तुलना से उनके योग्यता की तुलना नहीं की जा सकती है। 60 अंक पाने वाला 65 अंक
पाने तक की योग्यता रखता है, तो दो बच्चे दो अलग अलग सुविधाओं में पढ़ रहे हैं तो उनकी योग्यता उनके अंकों से नहीं आंकी जा सकती है। 60 अंक पाने वाला 70 अंक पाने वाली योग्यता के बराबर का माना जा सकता है। तो तीसरा और चौथा पॉइंट है कि आरक्षण के वजह से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है और आरक्षण के वजह से ही जातिवाद जिंदा है। यह तर्क भी बिल्कुल गलत है। आरक्षण जो है कैटेगरी वाइज मिलता है और कैटेगरी ने हजारों जातियों को 4-5 कैटेगरी में बांट करके एक कर दिया है, तो यह बल्कि हजारों जातियों को एक करता है। तो आरक्षण जातिवाद को पैदा नहीं करता है, बल्कि आरक्षण की वजह से, कैटेगरी की वजह से जाति को एक किया गया है, मतलब जातिवाद को खत्म किया गया है। और मैं बता दूं कि आरक्षण बाद में आया, जातियां पहले आई, तो जातियों के वजह से आरक्षण है, ना कि आरक्षण के वजह से जातियां हैं। तो अगर आपको आरक्षण नहीं चाहिए, आपको पसंद नहीं है, आपको कैटेगरी नहीं पसंद है, तो आपको सबसे पहले जाति का विरोध करना होगा, ना कि आरक्षण का। हमको आरक्षण को समाप्त करना है तो पहले जातियों को समाप्त करना होगा, क्योंकि पहले जाति आई तब आरक्षण आया। आरक्षण तब तक रहेगा जब तक जातियां रहेंगी। तो जो आरक्षण नाम की बीमारी है, उस बीमारी की जड़ जाति है। तो सबसे पहले हमको जाति को खत्म करना होगा, जाति का विरोध करना होगा। अगर आप जाति का विरोध नहीं करते हैं तो आप जातिवादी हैं, इसीलिए आप आरक्षण का विरोध करते हैं। वह लोग जो आरक्षण को जातिवाद कहते हैं, वही लोग जो है अपने नाम के आगे पीछे गाड़ी में, बस में, कार में, साइकिल में, मोटरसाइकिल में, सभी जगह अपनी जाति का नाम भी लिखवाते हैं। क्या अपना जाति का सरनेम लिखना जातिवाद नहीं है? इस पर भी सोचा जा सकता है। अगर आपको आरक्षण नहीं पसंद है तो आप सबसे पहले जातियों को मिटाने का काम कीजिए। अगर जाति नहीं रहेगी तो आरक्षण भी नहीं रहेगी, बांस न बजेगी बांसुरी। है कि आप बीमारी से न लड़िए, बल्कि बीमारी के कारण को ख़त्म करिए, बीमारी की जड़ को ख़त्म करिए। बीमारी की जड़ आरक्षण की जड़ जाति है, आरक्षण की जड़ जाति है, तो पहले जाति को समाप्त करना चाहिए, तभी आरक्षण समाप्त हो सकता है। तो सोचने वाली बात यह भी है, जो आरक्षण का विरोध करता है, क्या वह जाति का विरोध करता है? बिल्कुल नहीं करता है। अगर वह जाति का विरोध नहीं करता है तो उसको आरक्षण का विरोध नहीं करना चाहिए। अगर वह आरक्षण का विरोध करता है तो वह 100% उसको जातिवादी कहा जा सकता है। 5वां पॉइंट है कि आपका कहना होता है कि आरक्षण सिर्फ 10 वर्षों के लिए था, तो कौन सा आरक्षण सिर्फ 10 वर्षों के लिए था, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आरक्षण कई प्रकार के होते हैं, राजनैतिक आरक्षण हो गया, शैक्षणिक आरक्षण हो गया, इसी प्रकार के कई आरक्षण होते हैं। बात करें तो 10 वर्षों के लिए आरक्षण की बात राजनैतिक आरक्षण के लिए कहा गया है कि उसकी 10 वर्षों बाद समीक्षा होगी कि राजनैतिक आरक्षण 10 वर्ष बाद होना चाहिए या नहीं। तो सिर्फ राजनैतिक आरक्षण के बारे में 10 वर्षों के लिए कहा गया था, ना कि सभी प्रकार के आरक्षण के लिए कहा गया था। और लास्ट 6ठा तर्क होता है कि आरक्षण सवर्ण जाति के लिए एक दंड के समान है। हाँ, यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि आरक्षण सवर्ण जातियों के लिए दंड के समान है। उनका कहना होता है कि हमारे पुरखों ने जो अत्याचार, अन्याय या क्रूरता की है, उसका दंड हम क्यों भोगें। बिल्कुल सत्य बात है कि किसी भी व्यक्ति को अपने पुरखों का दंड भोगने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो क्या सवर्ण जाति के लोगों को वर्तमान समय में अपने पुरखों की वजह से उनको वो ऐतिहासिक विरासत मिली है, जो उनको वर्चस्व मिला है, जो उनको पहचान मिली है, जो उनकी जातियाँ मिली हैं, क्या वो उसका खंडन कभी करते हैं? क्या वो जो अपने पुरखों के द्वारा बनाए हुए सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी उसका त्याग किया? क्या वे अपने पुरखों के द्वारा जाति वर्चस्व को जो पाया है और सुविधाओं को पाया है, उसको कभी मिटाने को चाहा है और आरक्षित लोगों के बीच में उसको साझा करने को चाहा है? क्या जाति को मिटाने को चाहा है? क्या ऊंच नीच को मिटाने को चाहा है? अगर नहीं चाहा है तो उनका यह कहना भी असंगत और
कुतर्क ही कहा जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और आरक्षण से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय विज्ञान, जय संविधान।